हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुनील कुमार बर्नवाल। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इंडियन प्रोग्राम्स का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ग्लोबल प्रोग्राम या वैश्विक कार्यक्रम का अध्ययन किया था। वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग मानव के भौतिक विकास से जुड़ा हुआ है। जितनी तेज़ी से हम धरती के संसाधनों का उपयोग अपनी सुख सुविधा के लिए करते जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप धरती का वातावरण गर्म होता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं तथा शुद्ध वायु एवं शुद्ध जल की कमी होने लगी है। इसे रोकने के लिए संसार का हर देश अपने अपने स्तर से प्रयासरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज भारत में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्राचीन भारत के लोग पर्यावरण के प्रति अत्यंत जागरूक थे। भारतीय लोग आज भी प्राचीन परंपराओं को अपनाए हुए हैं, जिनसे उनकी पर्यावरण के प्रति जागरूकता का पता चलता है। जैसे पेड़ पौधों की पूजा, नदियों सागरों एवं पर्वतों की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, यहाँ तक कि सांप और चूहों की भी पूजा। अर्थात वे जानते थे कि ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। इनमें से किसी एक की भी कड़ी टूटने से पर्यावरण असंतुलित हो जाएगी। किंतु कालांतर में लंबी गुलामी के परिणाम स्वरूप इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटता चला गया और पुनः देश की आज़ादी के बाद पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु कार्यक्रम लागू किए जाने लगे, जिनमें से मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला कार्यक्रम वन्य जीव कानून। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बहुत कुछ कानून बनाए गए, जिनमें से पहला कानून है वन्य जीव कानून 1972 में, या वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। इसकी मुख्य धाराएं निम्नलिखित हैं। पहला, पेड़ पौधों को संरक्षण प्रदान करना। दूसरा, जंगली पशु पक्षियों के शिकार करने पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा, नेशनल पार्क, सेंचुरी तथा जैव संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्रों की घोषणा एवं प्रबंधन करना। चौथा धारा, केंद्रीय चिड़ियाघर कमेटी का गठन करना। पाँचवां, शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए वन पशु पक्षियों के शिकार अथवा पेड़ पौधे को उखाड़ने के लिए लाइसेंस जारी करना। छठा, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण करना। ठीक है। वन्य जीव एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने पर विभिन्न प्रकार के दंड देने का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत 3 महीने से लेकर 6 महीने के कारावास का दंड है। अब दूसरा कानून, जल संरक्षण एवं प्रदूषण संबंधी कानून 1974, या इसको कह सकते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य
जल का सदुपयोग करने तथा उसको प्रदूषण से बचाना है। यह कानून केंद्रीय सरकार को जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाने तथा राज्य सरकार को भी इस प्रकार का बोर्ड बनाने का अधिकार देता है। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य, कुओं तथा नदियों को स्वच्छ रखने का प्रयास करना। दूसरा, जल प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए शोध कार्य करना। तीसरा, जल प्रदूषण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना। चौथा, कुओं तथा नदियों में कूड़ा इत्यादि गिराने पर रोक लगाना। पाँचवां, जल प्रदूषित करने वालों को दंडित करना। छठा, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को बंद करना। उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करने वाले को 6 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब तीसरा कानून, वायु प्रदूषण कानून 1981 या एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981। यह कानून 29 मार्च 1981 को पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला, वाहनों के द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करना, जो आप अभी देख रहे हैं हर शहर में बना हुआ है। दूसरा, वायु प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध मुकदमा करना। तीसरा, किसी भी कारखाने से प्रदूषण के नमूने एकत्रित करना। ठीक है। अब चौथा कानून, चौथा में है पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1982 या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1982। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना तथा उसको बेहतर बनाना है। इस एक्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, प्रदूषण के विभिन्न मापदंड तैयार करना। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी शोध कार्य करना। चौथा, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए आचरण संहिता तैयार करना। यह हो गया 4 मुख्य बिंदु। अब 5वां कानून फिर बना 1995 में। इसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण एक्ट 1995 या द नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। यूएनओ द्वारा आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के निर्णयों एवं पारित प्रस्ताव का पालन करते हुए भारत सरकार ने 1995 में एक अदालत स्थापित की। इसमें पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित व्यक्ति या समाज की सुनवाई की जा सकती है। इसके द्वारा निम्नलिखित मुख्य स्थितियों में हर्जाने की मांग की जा सकती है। कौन कौन सी स्थिति? पहली स्थिति मृत्यु। दूसरी स्थिति अस्थायी या अस्थायी तौर पर शरीर का कोई अंग प्रभावित होने पर या बीमार होने पर। तीसरा, शारीरिक असमर्थता होने पर वेतन या मजदूरी का प्रबंध करना। चौथा, प्रभावित व्यक्ति के इलाज पर होने वाले खर्च की आपूर्ति। पाँचवां, मिट्टी, वायु, जल तथा पारितंत्र को होने वाले नुकसान की भरपाई कराना। छठा, हानिकारक अवशेषों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने से होने वाले नुकसान की भरपाई करना। ठीक है, 5 उधर हुआ। छठा पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। भारत में
जैव विविधता एक्ट 2002 में पारित किया गया। इसके अनुसार सभी विदेशी संगठनों को जैव विविधता के संसाधनों को प्राप्त करने अथवा उनका उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य है तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को किसी जैव विविधता संबंधित शोध कार्य की जानकारी किसी विदेशी नागरिक अथवा संगठन को देने से पहले NBA की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, ये छठा हो गया। अब सातवां, क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि विधेयक 2016 मौजूदा वन कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने वाले प्रमोटर को सरकार के पास वनीकरण के लिए एक निर्धारित राशि 42,000 करोड़ रुपया जमा करनी होगी, जिससे सरकार गैर वन भूमि के उतनी ही जमीन पर पौधरोपण करेगी। उक्त राशि के लिए CAMPA नामक कोष का गठन किया गया। इसका उद्देश्य तेजी से घटते वन क्षेत्र का दीर्घावधि समाधान करना है। इसी वर्ष भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया, जिसे 2020 तक लागू किया जाना था। 8वां पॉइंट, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 2020। यह 30 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत को एक विश्व स्तरीय जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, अब देखते हैं, चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश भारत है। चीन और अमेरिका वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में से करीब 40% के लिए, जबकि भारत 4.1% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। लैंडसेट कमीशन की प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण की वजह से 2017 में भारत में सबसे अधिक मौतें हुई और उसमें साल दर साल और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। अतः सरकारों को देश की जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना सबसे अधिक आवश्यक है, ताकि वे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने में अपना योगदान दे सकें। और इसके लिए हमें पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति को अपनाने पर जोर देना होगा। अर्थात प्राचीन संस्कृति जो भारत की थी वो बिल्कुल इसके अनुकूल थी, उसी को हमें फिर से अपनाना चाहिए।